मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कंपेयर टू दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है और केस सेंसिटिव कंपैरिजन करता है। अब मैंने लिखा ए डॉट कंपेयर टू इग्नोर केस ई। कंपेयर टू इग्नोर केस क्या करेगा? केस को इग्नोर करके कंपेयर करेगा। तो ए में भी ऑल है और ई में भी ऑल है। ए में जो ऑल है उसका ए स्मॉल है, ई में जो ऑल है उसका ए कैपिटल है। तो ए और ई के अंदर जो डेटा है ऑल और ऑल को कंपेयर करेगा, डेटा बिल्कुल सेम है तो इसका आंसर आएगा 0। तो कंपेयर टू इग्नोर केस केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन के काम में आता है। फिर मैंने एक स्ट्रिंग ली n इक्वल टू सन एंड सनशाइन। n डॉट रिप्लेस ऑल सन कॉमा मून। n में जहां जहां पे भी सन होगा उसकी जगह मून रिप्लेस होके r में आ जाएगा। तो ये सन एंड सनशाइन की जगह क्या बन जाएगा? मून एंड मूनशाइन। सन की जगह मून आ जाएगा तो रिप्लेस ऑल, जहां जहां पे भी फर्स्ट स्ट्रिंग है वहां वहां पे सेकंड स्ट्रिंग आ जाएगी। और अगर मुझे सिर्फ एक को ही रिप्लेस करना हो तो एन डॉट रिप्लेस फर्स्ट। फर्स्ट टाइम जहां सन मिलेगा उसकी जगह मून आ जाएगा। तो ये बन जाएगा मून एंड सनशाइन। तो सारी अकरेंसेस को रिप्लेस करना हो तो रिप्लेस ऑल, किसी एक को रिप्लेस करना हो फर्स्ट वाले को तो रिप्लेस फर्स्ट। अब मैंने एक इंटीजर डिक्लेयर किया r1, उसमें 100 स्टोर किया। r2 में लिखा मैंने r1 प्लस डबल कोट्स ओपन क्लोज। तो एक तरीका तो होता है स्ट्रिंग में वैल्यू असाइन करने का, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का। दूसरा तरीका होता है मैं यहाँ पे क्या करूं, इंटीजर के साथ में डबल कोट्स ओपन क्लोज लगा दिया। तो जब भी अपन डबल कोट्स ओपन क्लोज मतलब जीरो लेंथ स्ट्रिंग के साथ में किसी को भी प्लस करते हैं तो वो स्ट्रिंग बन जाता है। तो r1 प्लस डबल कोट्स ओपन क्लोज मतलब 100 प्लस डबल कोट्स ओपन क्लोज। तो r2 में क्या आ जाएगा? 100। तो स्ट्रिंग, किसी भी वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं, या तो स्ट्रिंग का वैल्यू ऑफ यूज करो या किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू के साथ में डबल कोट्स ओपन क्लोज लगा दो। नेक्स्ट देखें, इंट x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 20। मैंने इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल डिक्लेयर किए। अब मैं अगर लिखता हूं स्ट्रिंग a इक्वल टू x इज प्लस x, तो ये क्या बन जाएगा? x इज कॉलन 10 और y इज कॉलन 20। तो x इज कॉलन और उसके बाद x की वैल्यू मतलब 10, तो x इज 10 पूरा किस में असाइन हो जाएगा? a में। y इज 20 किस में असाइन हो जाएगा? b में। तो स्ट्रिंग के साथ में अपन कुछ भी प्लस कर सकते हैं तो उस एक्सप्रेशन का रिजल्ट स्ट्रिंग में ही आता है। तो मैं a को प्रिंट करवाऊंगा तो क्या प्रिंट होगा? x इज 10। b को प्रिंट करवाऊंगा तो y इज 20। अब स्ट्रिंग के केस में आपको कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना, आप फंक्शंस को ट्राई डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा सन डबल कोट्स ओपन क्लोज डॉट लेंथ, डबल कोट्स में स्ट्रिंग लिख दी और उसके साथ में फंक्शन, तो इसकी लेंथ क्या आ जाएगी? 3। सन डॉट लेंथ क्या आएगी? 3। इसी तरह से अगर मैं लिखूं सन डॉट टू अपर केस तो ये अपर केस वर्जन आ जाएगा सन का। अगर मैं लिखूं सनशाइन डॉट सबस्ट्रिंग ऑफ 3 मतलब 3 इंडेक्स से लेके आगे का सारा, ये रिटर्न करेगा। फिर उसके साथ में मैंने टू अपर केस लगा दिया तो के में क्या आ जाएगा? शाइन अपर केस में। तो पहले सनशाइन को लेगा, उसकी सब स्ट्रिंग निकालेगा, फिर उसको अपर केस में कन्वर्ट करेगा। तो फंक्शंस को अपन डायरेक्टली ट्राई कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखो क्लाउड्स, स्ट्रिंग है डबल कोट्स ओपन क्लोज डॉट कैरेट ऑफ 4। 4 इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है? डी। 0 पे सी है, 1 2 3 4 पे क्या है? डी। ऐसे ही अगर मैं लिखूं सन डॉट कॉनकैट शाइन तो ये सनशाइन हो गया। वापस डॉट कॉनकैट,
4 डॉट, तो ये बन जाएगा सनशाइन और 4 डॉट। फिर मैंने एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया जे, इसमें ए असाइन किया। अब अगर मैं लिखूं जे इज प्लस जे, तो ये क्या बनेगा, जे इज ए, और ये पूरा किस में असाइन हो जाएगा, एन में। तो इस तरह से आप स्ट्रिंग के साथ में कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर प्लस का यूज करके किसी भी टाइप की वैल्यू को कंबाइन कर सकते हो। उसका रिजल्ट जो है वो किसमें आएगा, स्ट्रिंग में। उस एक्सप्रेशन का इंपॉर्टेंट चीज स्ट्रिंग के बारे में, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, एक बार जो ऑब्जेक्ट में वैल्यू आ गई वो चेंज नहीं हो सकती। तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं इम्यूटेबल। अपन ने म्यूटेटर मेथड किए थे, तो ये इम्यूटेबल है। मतलब स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर एक बार जो वैल्यू आ गई उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो जैसे मैंने यहां लिखा स्ट्रिंग ए इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग इंडिया, अब मैं प्रिंट करवाता हूं तो इंडिया प्रिंट हो जाएगा। फिर मैंने ए में जर्मनी असाइन कर दिया, अब प्रिंट करवाएंगे तो जर्मनी प्रिंट होगा। फिर मैंने ए में स्वीडन असाइन किया, अब प्रिंट करवाएंगे तो स्वीडन प्रिंट होगा। लेकिन मैंने तो आपको बताया कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो वैल्यू चेंज हो रही है और आउटपुट में भी चेंज्ड वैल्यू आएगी। अब इस केस में अपन देखें कि इंटरनली वर्किंग क्या होती है। मैंने यहाँ पे ए डिक्लेयर किया है, ए में पहले इंडिया है, प्रिंट करवाएंगे इंडिया आया। फिर मैंने ए में जर्मनी असाइन कर दिया, प्रिंट करवाएंगे जर्मनी आ जाएगा। फिर मैंने ए में स्वीडन असाइन कर दिया, प्रिंट करवाएंगे स्वीडन प्रिंट होगा। अब इसकी इंटरनल वर्किंग क्या है उसका डायग्राम देखें। सबसे पहले देखें अपन, मैंने ए में क्या स्टोर किया, इंडिया। तो उस केस में ए नाम के वेरिएबल के अंदर क्या आ जाएगा, इंडिया। ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना, ये ए नाम का वेरिएबल है, ए किसको पॉइंट करेगा, इंडिया। ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है। फिर मैंने ए में जर्मनी असाइन किया, तो ये जर्मनी इंडिया को ओवरराइड नहीं करेगा, ये एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा और उसका एड्रेस ए में आएगा। फिर मैंने ए में स्वीडन असाइन किया, तो वापस एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा, उसका एड्रेस ए में आएगा। इसका मतलब ये है कि एक बार जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू आ गई, जैसे कि यहाँ पे इंडिया आ गया, तो इस वैल्यू को तो ओवरराइट नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इम्यूटेबल। जब भी अपन स्ट्रिंग वेरिएबल में नई वैल्यू असाइन करते हैं तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और उसका एड्रेस ए में आ जाता है, और पुराना ऑब्जेक्ट अपने आप मेमोरी से हट जाता है, इसको गार्बेज कलेक्टर हटाता है। जब भी स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर नई वैल्यू असाइन की जाती है तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, उसका एड्रेस स्ट्रिंग वेरिएबल में आता है और पुराना ऑब्जेक्ट अपने आप मेमोरी से हट जाता है, उसको गार्बेज कलेक्टर रिमूव करता है। मुझे क्या करना है, एक स्ट्रिंग का इनपुट लेना है, उसमें काउंट बताना है मुझे अपर केस और लोअर केस वॉवल्स का सेपरेटली। सबसे सिंपल प्रोग्राम स्ट्रिंग का, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया यू काउंट, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एल काउंट, दोनों में 0 लिया। ए नाम के वेरिएबल में स्ट्रिंग का इनपुट लिया। अब मुझे एक एक कैरेक्टर को चेक करना है, तो मैंने लूप चलाया 0 से लेके लेस देन ए डॉट लेंथ तक। जितने कैरेक्टर्स हैं उतनी बार लूप चलेगा। मान लो यूजर ने 10 कैरेक्टर दिए तो 0 से लेके लेस देन 10 तक लूप चलेगा। एक एक कैरेक्टर निकालने के लिए कैर एट मेथड होता है, कैर एट ऑफ आई। पहली बार लूप चलेगा, 0 नंबर का कैरेक्टर निकालेगा और उसको एम में स्टोर करेगा। अगली बार लूप चलेगा, 1 इंडेक्स वाला कैरेक्टर निकालेगा और उसको एम में स्टोर करेगा। ऐसे ही उसके अगली बार 2 इंडेक्स वाला, 3 इंडेक्स वाला। अब मुझे चेक करना है कि वो अपर केस वॉवल है या नहीं। तो मैंने यहाँ कंडीशन लगाई स्विच एम, स्विच एम। अगर लोअर केस में से कुछ भी है तो एल काउंट प्लस प्लस और फिर ब्रेक हो जाए। अगर अपर केस में कुछ भी है तो यू काउंट प्लस प्लस और फिर
ब्रेक हो जाए। इस केस में क्योंकि ये लास्ट केस है तो आपको ब्रेक देने की जरूरत नहीं है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर लोअर केस वॉवल्स में से है तो एल काउंट नाम के वेरिएबल में इंक्रीमेंट कर दिया, अपर केस वॉवल्स में है तो यू काउंट नाम के वेरिएबल में इंक्रीमेंट कर दिया। फिर लूप एंड होने के बाद मैंने प्रिंट करवा लिया यू काउंट और एल काउंट, मतलब यूजर ने जितने भी अपर केस वॉवल एंटर किए हैं वो भी प्रिंट हो जाएंगे और लोअर केस वॉवल्स का काउंट भी प्रिंट हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने यू काउंट और एल काउंट को प्रिंट करवाया। एल काउंट में लोअर केस वॉवल्स का काउंट है, यू काउंट में अपर केस वॉवल्स का काउंट है। मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल होते हैं, मतलब एक बार जो ऑब्जेक्ट में आ गया उसको चेंज नहीं कर सकते। अब अगर मुझे ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए हो जिसमें चेंजेस हो सकें, स्ट्रिंग भी स्टोर हो और ओरिजिनल स्ट्रिंग के अंदर मैं कैरेक्टर्स डिलीट भी कर सकूं, रिप्लेस भी कर सकूं, इंसर्ट भी कर सकूं, तो उसके लिए यूज में आती है स्ट्रिंग बफर क्लास। ये भी java.lang पैकेज में ही होती है। तो अब स्ट्रिंग बफर मतलब ऐसी स्ट्रिंग जो म्यूटेबल है, मतलब जिसमें चेंजेस हो सकते हैं। तो स्ट्रिंग बफर क्लास का पहला कंस्ट्रक्टर ये मैंने बनाया, स्ट्रिंग बफर एस बी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, एस बी नाम का ऑब्जेक्ट। इससे जो बफर बनेगा उसकी कैपेसिटी होगी कुछ, तो इस बफर की कैपेसिटी अगर अपन प्रिंट करवाते हैं तो वो कैपेसिटी आएगी 16। तो इसका मतलब स्ट्रिंग बफर ऐसा बफर है जिसमें स्ट्रिंग स्टोर हो सकती है और उस बफर की कैपेसिटी बाय डिफॉल्ट क्या होती है, 16। कैपेसिटी प्रिंट करवाने के लिए कैपेसिटी मेथड होता है। फिर एक इसमें एक आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर भी है जिसमें मैंने क्लाउड स्टोर कर दिया। तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, जितना मैंने डेटा दिया है, डेटा मतलब 6 कैरेक्टर दिए हैं, तो 6 कैरेक्टर तो डेटा है प्लस 16, मतलब इसकी इनिशियल कैपेसिटी होगी 22। इसका कोड पहले से लिखा हुआ है कि जितना आपने डेटा पास किया है उससे 16 कैरेक्टर्स ज्यादा इसकी कैपेसिटी होगी। तो अगर मैं यहाँ पे क्लाउड्स की जगह 100 कैरेक्टर्स पास कर दूं तो इसकी कैपेसिटी हो जाएगी 100 प्लस 16 मतलब 116। ये दूसरा कंस्ट्रक्टर है। अब तीसरा कंस्ट्रक्टर होता है जिसमें अपन कैपेसिटी खुद दे सकते हैं। मैंने दिया 20 तो इसकी कैपेसिटी 20 हो जाएगी और इसमें डेटा कुछ भी नहीं रहेगा। ऊपर वाले में तो डेटा क्लाउड्स था, इसकी कैपेसिटी तो 20 है और इसमें डेटा कुछ नहीं रहेगा। अब जैसे कैपेसिटी पता लगाने के लिए कैपेसिटी मेथड होता है, वैसे ही लेंथ पता लगाने के लिए लेंथ मेथड है। तो एस बी मतलब फर्स्ट वाले बफर की लेंथ तो 0 है क्योंकि उसमें कोई डेटा नहीं है, थर्ड वाले बफर की लेंथ भी 0 है और सेकंड वाले बफर की लेंथ 6 है क्योंकि इसमें क्लाउड्स स्टोर है। तो 3 तो इसमें कंस्ट्रक्टर किए हैं अपन ने और 2 मेथड्स हैं कैपेसिटी और लेंथ। कैपेसिटी और लेंथ में आप डिफरेंस समझो। एक मान लो एक बॉटल है, उसकी कैपेसिटी है 1 लीटर, उसमें 1 लीटर पानी आ सकता है। अब वो आधी भरी हुई है तो उसकी लेंथ क्या हो गई, हाफ लीटर। सिंपल वर्ड्स में समझने के लिए कैपेसिटी मतलब उसमें कितना आ सकता है, लेंथ मतलब उसमें करंटली कितना है। आपको ध्यान रखनी है स्ट्रिंग बफर की कैपेसिटी की बात हो रही है इनिशियल कैपेसिटी की। कैपेसिटी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बढ़ती भी रहती है। जैसे अभी इसकी इनिशियल कैपेसिटी है 16, जब ये फुल हो जाएगा तो इसकी कैपेसिटी अपने आप बढ़ जाएगी। मान लो इसकी कैपेसिटी हो गई 34, फिर वापस फुल हो जाएगा तो उसकी कैपेसिटी और बढ़ जाएगी। तो स्ट्रिंग बफर की कैपेसिटी अपने आप रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इंक्रीज होती रहती है और अपन चाहें तो अपन भी इंक्रीज कर सकते हैं, वो अपन आगे करेंगे।